हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या से रिलेटेड सब बात पढ़ना है ये हम लोग समझेंगे। तो देखो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्या है, क्रिस्टल जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। क्रिस्टल बहुत तरह का हो सकता है, मेटल में जिंक हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो क्वेश्चन ये एराइज होता है कि जैसे जिंक के बारे में बात करते हैं तो जिंक में जो कंस्टिट्यूएंट एटम है, जिंक का एटम, उसका अरेंजमेंट कैसे रहता है, किस तरह से वो पैक्ड रहता है एक साथ। आयरन का एटम कैसे पैक्ड रहता है, ठीक है। तो हर एक मेटल का अरेंजमेंट क्या एक ही तरह से होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी जैसे आयरन का एटम है, उसका अरेंजमेंट अलग तरह से होगा। जिंक का एटम है, उसका अरेंजमेंट जो क्रिस्टल उसका सॉलिड है उसका अलग तरीका से होगा। तो यहाँ पे हम लोग वो सब अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को क्लोज पैक स्ट्रक्चर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सॉलिड में एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन काफी क्लोजली पैक रहता है, और स्पेशली मेटल में एटम सब पैक्ड रहता है। और वहां पे हम लोग एटम को सॉलिड स्फीयर की तरह एज्यूम करके हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ना ये है कि जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो मेनली चार तरीका का होता है। चार तरीका से अरेंज होता है। एक होता है सिंपल यूनिट, है ना, सिंपल यूनिट जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक वैसा अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद हो गया बॉडी सेंटर, ठीक है। फिर एक होता है क्लोजेस्ट पैक, ये सबसे ज्यादा जो होता है इसमें एटम्स क्लोजली जुड़ा हुआ रहता है, क्लोजेस्ट पैक जिसको बोल रहे हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है हेक्सागोनल और दूसरा होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इसी सब अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। यानी फिर से एक बार समझ लें, इस टॉपिक के अंदर में हम लोग को क्या पढ़ना है। इस टॉपिक के अंदर में हम लोग को पढ़ना है जो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका एटम्स किस तरह से अरेंज रहता है उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जरा इसमें देखते हैं। इस बात को समझने के लिए हम लोग बेसिक से एकदम से आ रहे हैं। जैसे ये देखो, पहला जरा इसको समझना है, और हम लोग यहाँ पे एटम को एज ए स्फीयर एज्यूम करके इस बात को आगे बढ़ाएंगे। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। लेकिन हम लोग का कोई सॉलिड वन डायमेंशनल नहीं होता है, बस इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहां से समझना शुरू कर रहे हैं। ये देखो यहां पर क्या है, एटम्स जो है एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, इसमें एक टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो किसी भी पार्टिकल का जितना नेबरिंग पार्टिकल्स होता है, जैसे ये वाले पार्टिकल्स के साथ देखो, के साथ कितना नेबरिंग पार्टिकल्स है, एक इधर एक इधर, तो इस अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। अब ये देखो इसके साथ क्या है, इसके साथ डायरेक्टली कितना अटैच है, एक ही है। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 नहीं बोलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हुआ कि जो अरेंजमेंट है उसमें एक पार्टिकल मैक्सिमम कितने पार्टिकल के साथ डायरेक्टली अटैच रहेगा, मतलब नेबरिंग पार्टिकल्स ये और ये जो डायरेक्टली अटैच है। तो इस अरेंजमेंट में देखो, अब ऐसा नहीं है कि सॉलिड का पार्टिकल्स यहीं तक है, इसके आगे भी तो जा सकता है। तो इसके आगे चला गया, तो अब बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 2। तो मैक्सिमम अरेंजमेंट देखना रहता है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर का बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट
द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग particles. The number of nearest neighboring particle is called coordination number. तो क्लोज पैकिंग का अगर वन डायमेंशनल अरेंज करने के लिए कहा जाएगा तो ऐसा ही अरेंजमेंट हो ही सकता है, या ये भी वन डायमेंशनल हो गया है ना, ये एक ही तरफ बढ़ते चला गया, ये भी वन डायमेंशनल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन का अरेंजमेंट जरा देखें क्या है, और फिर उसके बाद इसको हम लोग समझते हैं। ये अभी हम लोग का बेसिक कंसेप्ट तैयार हो रहा है। हम लोग को पता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड टू डायमेंशन नहीं 3 डायमेंशनल होता है, तो अभी थोड़ा सा बेसिक बात सब समझते हैं। तो सेकंड है हम लोग का क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन यानी जरा देखते हैं टू डायमेंशन क्लोज पैकिंग क्या हो सकता है। तो ये देखो, ये वन डायमेंशन एक ही तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और एक क्या अरेंजमेंट हो सकता है, ये पार्टिकल्स ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट इसके नीचे, ये हो गया, ये है ना, ये देखो, ये टू डायमेंशन कैसे हुआ पता चल रहा है, एक इधर एक्स एक्सिस और इधर बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस, टू डायमेंशन। यानी अगर तुमको बॉल दे दिया गया है उसको अरेंज करने के लिए कहा जाएगा तो ऐसे अरेंज कर सकते हो क्या, और भी कुछ पॉसिबिलिटी है तो उस पॉसिबिलिटी पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जो 2D अरेंजमेंट है इसमें इस अरेंजमेंट का नाम क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या ध्यान देना है, एक पार्टिकल मैक्सिमम कितने पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। तो कोई भी हम लेते हैं, ये देखो, ये पार्टिकल्स बताओ डायरेक्टली कितने के साथ जुड़ा हुआ है, एक यहां एक यहां एक यहां और एक यहां। यानी जो क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन का ये जो अरेंजमेंट देख रहे हो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ठीक है। और इस अरेंजमेंट को क्या नाम देते हैं, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों, क्योंकि जो नेबरिंग पार्टिकल्स है वो सभी का सेंटर अगर मिला दें, देखो ये सेंटर मिला दिए तो क्या स्क्वायर जैसा बन गया, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये तो किसी को बॉल दिया गया तो ये मान लेते हैं एटम्स है तो एक ऐसे अरेंज किया, लेकिन कुछ के दिमाग में आया कि नहीं एक और तरीका हो सकता है अरेंज करने का, वो क्या हो सकता है तो उसको भी जरा समझते हैं वो अरेंजमेंट क्या है। तो देखो जरा उस अरेंजमेंट के बारे में बात करें। ये देखो मान लो किसी को दे दिया गया कि अच्छा तुम अपने हिसाब से अरेंज करो, तो ये देखो ये तो पहला जैसे था, इस बार वो क्या किया कि जो ये गैप है ना इसको डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, उस डिप्रेशन में बॉल को रखना शुरू कर दिया। थोड़ा सा ये फिगर है, एनसीईआरटी में सब फिगर को तुम लोग को देखना है। ये देखो थ्योरी एनसीईआरटी में टॉपिक भी यही है, इसीलिए एनसीईआरटी बुक देख के इसको समझना है। ये ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। और ये वाले अरेंजमेंट और ये वाले अरेंजमेंट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ठीक है। ये वाले एटम के साथ देख लिया जाए कि डायरेक्टली अटैच कितना पार्टिकल्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और सबका सेंटर मिला दो। ये देखो ये सबका सेंटर मिला दिए तो ये शेप कैसा लग रहा है हेक्सागोनल, तो इसका नाम हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, इन टू डायमेंशन। ये टू डायमेंशन ये भी है, यानी इधर भी बढ़ा और इधर भी बढ़ा, एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ा और वाई एक्सिस की तरफ। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कितना बोलेंगे
6। ठीक है, तो हम लोग अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी से समझ लेते हैं इस बात को। जो मेरे पास अरेंजमेंट है उसी से बता रहे हैं। तो ये देखो, ये जो अभी तुम अरेंजमेंट देख रहे हो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ठीक है, और ये तुम्हारा 2 डायमेंशन है, मतलब एक एक्स एक्सिस और एक इधर वाई एक्सिस। अब 3 डायमेंशन के लिए थोड़ा सा इमेजिन करना है तुम लोग को। 3 डायमेंशन में ये वाले बॉल को अगर यहाँ 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 और यहाँ रखते गए तो 2 लेयर हो जाएगा। फिर उसके ऊपर रखते गए 3 लेयर, तो एक तुम्हारा क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम लोग उसके ऊपर एक रखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जो मेरा स्ट्रक्चर बनेगा ना वो कहलाएगा सिंपल क्यूबिक, है ना, या प्रिमिटिव, जिसको हम लोग बोल रहे थे प्रिमिटिव टाइप का। ये ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का ये बनेगा। तो 3D कैसे बन रहा है क्लियर है। इसके ऊपर हम लोग बॉल रखते चले जाएं। ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तो बताओ वो हाइट किधर जा रहा है, वो हाइट तुम्हारा वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। तो हम लोग का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। और ये तुम्हारा क्यूबिक जैसा रहेगा भी। अगर थोड़ा सा देखो, इसके ऊपर भी बॉल अगर रख दें, ये स्फेयर है ना, तो क्या क्यूब वाला स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, प्रिमिटिव वाला। प्रिमिटिव में एटम्स कहाँ रहता था, प्रिमिटिव में एटम्स कॉर्नर पे रहता था। देखो एक ये हो गया, एक इसके ऊपर रख दिए, एक इसके ऊपर रख दिए, एक इसके ऊपर रख दिए, एक इसके ऊपर रख दिए। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो 3D स्ट्रक्चर बनेगा वो प्रिमिटिव यूनिट सेल टाइप का होगा। और इसमें गैप जो रहता है ना, यानी इसमें जो स्पेस तुम्हारा फील्ड है वो एकदम से 52.4 के ही आसपास रहेगा। मतलब फील्ड 100% ये फील्ड नहीं रहता है। देख रहे हो ना, इसमें गैप रहेगा ना, क्या ये एकदम पैक रहेगा, तो एकदम पैक नहीं रहेगा, पूरा पैक नहीं रहेगा। तो इसका जो पैकिंग होता है, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम लोग 3 डायमेंशन में बनाएंगे, इसका जो पैकिंग होगा वह तुम्हारा सिर्फ 52.4% ही रहेगा। बाकी सब तुम्हारा एरिया खाली रहेगा, वॉइड रहेगा, है ना। तो ये तुम्हारा इससे जो बनेगा, और ये जो ऐसा ये बहुत कम, इस अरेंजमेंट का सॉलिड बहुत कम पाया जाता है। और पोलोनियम जो होता है वही तुम्हारा प्रिमिटिव यूनिट सेल का बना होता है, पोलोनियम, है ना। अब एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है देखो, जिसके बारे में बात की हम लोग, और वह क्या था, वह था तुम्हारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या हो सकता है अरेंजमेंट, तो इसी में थोड़ा सा हम दिखा दें। देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बॉल को तुमको रखना है ये डिप्रेशन में। ठीक है, यहाँ जो डिप्रेशन है उसमें रखोगे, ये हेक्सागोनल में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे और ये यहाँ पे। अब बता दो, अब इसका 3D के लिए, ये अभी तुम्हारा 2D है ना। 3D के लिए हमको कहाँ रखना होगा, 3D के लिए हमको इसके ऊपर रखना होगा। ठीक है, और ये अरेंजमेंट तुम्हारा सबसे स्टेबल अरेंजमेंट होता है, और इसमें पैकिंग काफी ज्यादा होता है। इसमें पैकिंग काफी ज्यादा, मतलब इस अरेंजमेंट में तुम्हारा पैकिंग कितना होगा वो अभी हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे और समझेंगे भी। मतलब 52.4 जो तुम्हारा था उससे ज्यादा है। इसमें लगभग तुम्हारा 68% भी होगा और 72% भी होगा। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 3D। तो हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग से भी 3D बना सकते हैं, और किससे बना सकते हैं, हेक्सागोनल से। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का तो हम लोग समझ गए, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए तुमको अरेंजमेंट देखना होगा। एनसीईआरटी का फिगर है 1.15। एक बार जरा उसका फिगर बनाना बोर्ड पे आसान नहीं है, इसलिए हम बता दें। ये देख लो, ये वाला फिगर, क्या ये लग रहा है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ही बना हुआ है, बताओ। अब ये 3D है ना, 3D है, और इसमें देखो ये जो यहां से 4 एटम ऊपर और 4 एटम नीचे का निकाल लो, ठीक है, तो ये तुम्हारा यूनिट सेल जो है प्रिमिटिव होगा। अब इसमें एक बात बताना है इस अरेंजमेंट में, ठीक है, किस अरेंजमेंट में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जो 3D का अरेंजमेंट बना, इसमें तुम लोग को बताना है कि कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सब कुछ दिमाग में कैलकुलेट करो, तो इसको समझाएं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पॉसिबल है।
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अब तुम लोग को थोड़ा सा हम बता दें कितना पॉसिबल है। तो अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर में ये तुम्हारा हो गया स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ना। अब इसमें ये देखो स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर 4 है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ, अब इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं, ऐसे समझना है। और एनसीईआरटी बुक में देखोगे इस अरेंजमेंट में ये जो बीच का बॉल का कलर बदल दे रहे हैं, ये बीच का बॉल का कलर बदल के कर दिए हैं रेड। और बताओ, ये हो गया, एक मिनट थोड़ा अरेंज कर लें, देखो थोड़ा इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं, आराम से इसको समझना है। ये देखो, सबको को ये बात समझ में आएगा। ये देखते हैं, ये देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना रहे हैं। बस तुम लोग को बताना है कि इस अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर जब 3D 2D में तो 4 हो रहा था, आराम से सब बता दिए थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का 2D का 4, इसमें बताना है कितना होगा। यानी तुमको बताना है कि जो रेड बॉल है वो कितने बॉल से डायरेक्टली अटैच है। रेड बॉल कितने बॉल से, पहले जरा सेट कर ले, उसके बाद तुमको बताना है, ये है ना। अब बताओ रेड बॉल डायरेक्टली कितने बॉल से अटैच है। तो काउंट करते हैं, रेड बॉल 1 2 3 4। तो क्या इसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोलना है? नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि हम लोग का तो ये 2D है ना, 3D। तो 3D में एक बॉल कहाँ आएगा? अब इसी के ऊपर रखेंगे ना, रखते जाएंगे और इसके ऊपर भी रखेंगे तब ना 3D स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है? तो अब बताओ 3D रखोगे तो एक इसके ऊपर आएगा, तो कितना हो गया 5, और एक इसके नीचे में भी तो आएगा, ठीक है, ऊपर भी बढ़ेगा और नीचे भी, ये ऊपर भी बढ़ेगा और नीचे भी बढ़ेगा। यानी इसका 4 तो अपने ही इसमें आ गया, उसी के लेवल में 5 एक उसके ऊपर और एक इसके नीचे। मतलब अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग से अगर 3D स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना? 6। ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है क्लोज पैकिंग इन 3D में। ये हेक्सागोनल है, ठीक है, अरेंजमेंट, हेक्सागोनल अरेंजमेंट। ये 2 डायमेंशनल, अभी 3 डायमेंशनल ये नहीं बना है, 2 डायमेंशनल। थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर को एकदम ध्यान से देखना है क्योंकि अब इसी पर हम लोग का मैक्सिमम कंसेप्ट है, क्वेश्चन सब इसी पे मिलेगा। ऐसा रीजन ये है कि ये अरेंजमेंट सबसे स्टेबल अरेंजमेंट होता है। फ्रूट्स का अगर दुकान देखोगे तो उसमें फ्रूट्स का अरेंजमेंट इसी तरह से होता है, वह स्क्वायर क्लोज पैकिंग के जैसा अरेंजमेंट नहीं होता है, वो अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल है। ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है। तो देखो यहाँ पे जो जगह खाली है उस जगह को हम लोग बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड, खाली जगह है वॉइड। दो ये भी वॉइड है, लेकिन एक को सी सी नाम दिए हैं और एक वॉइड को बी बी। ऐसा क्यों? क्या ये अलग अलग तरह का वॉइड है, अलग अलग तरह का होल है? तो हाँ, ये होल एकदम से अलग है। थोड़ा सा देखो इस होल के बारे में दिखा रहे हैं, ये देखो, क्या ये ट्रायंगल जैसा लग रहा है? और ये भी ट्रायंगल जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों का फर्क क्या है? देखो, ये वाले को हम इधर दिखा रहे हैं, ये, और ये वाले को यहां दिखा रहे हैं। ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? इसमें इसको एपेक्स बोला जाता है, ये टॉप को एपेक्स बोलते हैं। तो इसमें एपेक्स अपवर्ड है और इसमें एपेक्स जो है डाउनवर्ड है। ठीक है। यानी सी 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 जो भी है सब में एपेक्स अपवर्ड है और बी बी जो भी लिखे हैं उसमें एपेक्स डाउनवर्ड है। ठीक है। तो दो तरह का इसमें हम लोग को वॉइड मिल रहा है। अब हम लोग को इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो आराम से पहले हम लोग सेकेंड लेयर के बारे में बात करते हैं। सेकेंड लेयर को बताओ, हम लोग को जो सॉलिड रहता है वो हाईली स्टेबल होता है, यानी पैक्ड रहता है। तो पैक्ड होने के लिए क्या एटम को इसके ऊपर रखना होगा? नहीं, एटम कहां जाएगा? तो जो वॉइड देख रहे हो उसी में जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डिप्रेशन टाइप का है ना, दबा हुआ रहता है, तो उसमें जाके अच्छा से वो एडजस्ट कर जाएगा।
तो सेकेंड लेयर रखने के लिए दो जगह है, या तो हम लोग सी वाले में वॉइड में रख सकते हैं या बी वाले वॉइड में रख सकते हैं। तो हम लोग को अगर सी वॉइड में रखते हैं तब कैसा अरेंजमेंट मिलता है, बी वॉइड में रखते हैं तब कैसा अरेंजमेंट मिलता है, इस बात को समझना है। ठीक है, तो देखो हम लोग नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या कर रहे हैं, जो सेकेंड लेयर है बी में रख रहे हैं और बी में रखने के बाद देखते हैं कि कैसा ये अरेंजमेंट बन रहा है, और फिर उसके बाद थर्ड लेयर के बारे में सोचेंगे कि थर्ड लेयर हमको कहां रखना है। तो अभी तो मेरा एक ही लेयर है ना, एक लेयर है। सेकेंड लेयर के बारे में अब हम लोग डिसाइड करते हैं ए सी पे रखें या बी पे। तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि सेकेंड लेयर बी पे ही रख दे रहे हैं। ठीक है, सेकेंड बॉल को जैसे एक पूरा स्फीयर का ये अरेंजमेंट हो गया, अब एक यहां रख देंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग का दो लेयर का अरेंजमेंट है, ब्लैक बॉल और ये ब्लू बॉल। ठीक है, ब्लैक बॉल को नीचे रखे हैं, ब्लू बॉल देखो कहां रखे हैं, तो जो बी स्पेस था उसमें रख दिए हैं। ठीक है, बी वाले स्पेस में, सी वाला स्पेस देखो, सी वाला स्पेस खाली रह गया है। ठीक है, तो ये वाले बॉल को, जो ब्लैक बॉल जो नीचे है उसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ए से जो ब्लैक बॉल है, ये देखो ये भी ए है, इसमें ए दिखाई देते हैं, कहां कहां ए है जो छूट रहा था, बॉल को ए से। ठीक है, ये तो अब देखो यहां पे हम लोग का दो लेयर है, ब्लैक बॉल नीचे है और ब्लू बॉल ऊपर में है। ठीक है, हम लोग का ये 3 डायमेंशन है, लेकिन अब तीसरा लेयर रखने के लिए फिर यहां पर हम लोग का दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है देखो ये वाला, बताओ यहां पे हम लोग का डिप्रेशन बन रहा है ना सी, हम लोग सी के ऊपर में भी बॉल को रख सकते हैं। थर्ड लेयर रखने के लिए दो अरेंजमेंट है, दो तरीका है थर्ड लेयर के लिए, एकदम ध्यान से। सेकंड लेयर के लिए बस यही है, सेकंड लेयर बस यही तरीका हो सकता है, कहीं पे भी रखो। लेकिन थर्ड लेयर के लिए दो अरेंजमेंट है, ध्यान से देखना है। यानी दो तरह का डिप्रेशन है, एक डिप्रेशन तुम्हारा सी 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 जहां है वो है। ठीक है, सी वाले में भी बॉल को थर्ड लेयर को रख सकते हैं, और दूसरा तुम्हारा कहां पे है, तो ए वाले पे, ए में जहां पे है ना, यहां यहां देख लो, ये ए है, ए है, ए में भी थर्ड लेयर रख सकते हैं। तो अब देखना है कि सी में रखेंगे तब कैसा अरेंजमेंट होगा, और ए में रखेंगे तब कैसा अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो हम यहां पे सबसे पहले जो अरेंजमेंट ले रहे हैं, ए में हम लोग थर्ड लेयर रख रहे हैं। ठीक है, यानी जब थर्ड लेयर ए में रखेंगे तब हम लोग का कैसा स्ट्रक्चर बनेगा उसको समझना है। तो अब जरा हम लोग थर्ड लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्ड लेयर रखने के लिए यहाँ पे दो अरेंजमेंट है, क्लियर है। पहला अरेंजमेंट क्या है, सी पे रख सकते हैं, और दूसरा अरेंजमेंट है ए पे रख सकते हैं। तो इस बार हम लोग पहले ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ रखेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग रख देते हैं ए पे। ठीक है, ए पे है ना, यानी थर्ड लेयर हम लोग ए पे रखेंगे, तो जो अरेंजमेंट बन रहा है वो कैसा बन रहा है। ठीक है, तो देखो हम बना रहे हैं, जरा एकदम ध्यान से देखना है। फिर कैसा स्ट्रक्चर इसको समझा भी रहे हैं। देखो ये बीच का बॉल है ना, ये उस साइड में है और ये इधर है और ये साइड में है। ठीक है, ये अब ये जो लेयर है ये फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर में देखो ऐसा ही है, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये देखो 2 2 4 2 6, तो ये हो गया कितना, 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट लेयर। अब जरा देखो सेकंड लेयर बना रहे हैं। सेकंड लेयर में कितना बॉल है बता दो, ब्लू कलर का 3 बॉल है ना, 3 बॉल है।
तो उसको जरा देखो कैसे हो रहा है सेकेंड लेयर। तो सेकेंड लेयर के लिए हम लोग जरा बना दें, ये देखो इस तरह से, ये और ये सेकेंड लेयर, ठीक है। यहाँ तो अब देखो ये वाला जो बॉल है, यहाँ जो डिप्रेशन देख रहे हो, इसी में ये वाला बॉल आके डिप्रेस होगा, रहेगा। सेकेंड लेयर हो गया। अब थर्ड लेयर, यानी थर्ड लेयर, दो लेयर जो यहाँ था, यहाँ वही बनाए हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ब्लू कलर का। इसको ब्लू कलर से ही दिखा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ब्लू कलर से दिखा देते हैं, देखो, ताकि पता चल सके कि ये सेकेंड लेयर है तुम्हारा, ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड लेयर क्या है। तो थर्ड लेयर के बारे में बात थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, फिर ध्यान से देखना है इसको। देखो थर्ड लेयर फिर से बना रहे हैं। ये देखो थर्ड लेयर, तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में क्या पूछे थे हम, ये जो डॉट डॉट बॉल है, ठीक फर्स्ट लेयर के नीचे, फर्स्ट लेयर वाला और ये थर्ड लेयर दोनों आमने सामने है ना। देखो ये फर्स्ट लेयर, इसको ए, क्या ये और ये एक ही जैसा अरेंजमेंट है? ये अलग है, बी। और ये कैसा है? ये और ये एक जैसा अरेंजमेंट है ना। तो क्या बोले थे, देखो ये जब आया, ठीक उसी तरह का अरेंजमेंट ये भी आएगा, ठीक है। यानी यानी फर्स्ट लेयर ब्लैक बॉल, फिर सेकंड लेयर ब्लू बॉल, और थर्ड लेयर और फर्स्ट लेयर आमने सामने आएगा। यानी ये दो, ये फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आमने सामने आएगा। यानी ये जो तुम देख रहे हो, इसके डिप्रेशन में ये बॉल आएगा, और नीचे से भी तो रहेगा ना ये वाला डिप्रेशन, ये ऐसे, ये वाला इसके नीचे से। यानी ये अगर तीन बॉल है तो एक ऊपर से अरेंजमेंट आएगा और एक नीचे से अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। और ये अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या पता है? इसका नाम हो जाता है, देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इस अरेंजमेंट में। और इसको एबी अरेंजमेंट बोलते हैं। मतलब एबी अरेंजमेंट कहने का मतलब ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट अलग है, लेकिन ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट एक जैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर थर्ड लेयर को हम लोग ए वाले वॉइड में रखेंगे, तो जो हम लोग का अरेंजमेंट बनेगा वो हम लोग का कहलाएगा क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस अरेंजमेंट में अगर ध्यान से देखें तो इसको हम लोग एबी अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। और कहने का मतलब ये फिर इसके बाद कैसा अरेंजमेंट आएगा? इसके बाद ये वाला अरेंजमेंट फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। इसलिए इसको एबी अरेंजमेंट। अब यहाँ पे बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी इसमें कितना नेबरिंग पार्टिकल्स होगा ये बताना है। एक एटम मैक्सिमम कितने एटम के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में डिसाइड करते हैं कि ये कितने के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। कब? जब ये पैक होगा तब। ये गैप नहीं रहता है, पता नहीं, ये तो अरेंजमेंट दिखा रहे हैं। तो ये जब पैक करेंगे तो ये एटम कितने के साथ जुड़ा हुआ है, बीच वाला ये, ठीक है, जो डॉट करके दिखाया है। तो अभी कितने के साथ जुड़ा हुआ बताओ? 3 इधर 3 इधर, 6। और बताओ जब इसको रखेंगे तो यहां जो डिप्रेशन देख रहे हो इसमें ये बॉल जाएगा ना। तो अब बताओ ये बॉल अभी 3 के साथ, ये 6 के साथ अभी जुड़ा हुआ है, अटैच है, नेबरिंग पार्टिकल्स। क्या ये इस तीनों के साथ जुड़ेगा? जो इस ऊपर से रखेंगे तो ये तीनों के साथ ना ये बॉल जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 9। तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 9? नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 12? तो ये अरेंजमेंट यहीं पे थोड़े ही खत्म हो जाएगा। अब बताओ ऐसा 3 बॉल का अरेंजमेंट ऊपर से भी तो आएगा, ऊपर वाला भी तो। अब बताओ यहाँ पे सिंपल ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे, ये वाला इसमें जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से 3 यानी 6, 3 9, और नीचे से 3, यानी इस अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा?
इस अरेंजमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12 और इसका पैकिंग इफिशियंसी मतलब ये 100% पैक नहीं रहता है। इसका पैकिंग ये कितना इसमें एटम सब फील्ड रहेगा वो रहता है, इसको पैकिंग इसका बोलते हैं हम लोग। पैकिंग इसका होता है 72%, यानी 72% पैक रहता है, बाकी इम्पटी रहता है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं थर्ड लेयर। अभी का जो केस में बी में रखे थे, सॉरी ए में, ए का वॉइड में रखे थे। अब थर्ड लेयर रख रहे हैं कहां पे, सी में। सी का जो वॉइड देख रहे हो वहां पे। ठीक है, तो सी का जब वॉइड में रखेंगे तब कैसा अरेंजमेंट होगा उसको समझना है। ए के वॉइड में रखे थे, सॉरी यहां, हाँ, ए के वॉइड में रखे थे तो वो क्या बना था, हेक्सागोनल। अब सी के वॉइड में रख रहे हैं तब ध्यान से देखना है। जरा अब एक बात देखो, सी का जो वॉइड बन रहा है उसमें दोनों लेयर को ध्यान से देखना है। सी का जो वॉइड बन रहा है तो देखो ब्लैक 1 2 3 और उसके ऊपर 3 बॉल है। थोड़ा सा हम यहाँ पे बनाकर दिखा भी देते हैं सी का वॉइड कैसे बन रहा है। तो देखो ब्लैक कलर का नीचे में है ना, ये नीचे में है। ठीक है, ये देखो 1 2 और ये 3 स्फेयर, और ये देखना है ऊपर ब्लू कलर से इसको दिखा रहा है। ठीक है, ब्लू कलर वाला जरा ध्यान से देख लो ये कैसे है। तो ये देखो ब्लू कलर का अरेंजमेंट में अब जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो डिप्रेशन है इसमें ये दोनों नीचे में है और ये ऊपर में है। ठीक है, इसमें ये देखो ब्लैक कलर में ये बॉल, ये दोनों बॉल। ठीक है, ब्लू कलर का अरेंजमेंट देखो कैसे है। तो ब्लू कलर का अरेंजमेंट है इस तरह का, इस तरह का और इस तरह का। ठीक है, इसी वॉइड में हम लोग थर्ड लेयर को रख रहे हैं। ठीक है, तो अब इस अरेंजमेंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें तो देखो अब एक बात बताओ, हम लोग का यहाँ पे 2 तरह का स्फीयर अरेंजमेंट है ना, एक ऐसा, ठीक है, और एक कैसा अरेंजमेंट उसको भी जरा दिखा दे। ये देखो एक अरेंजमेंट है तुम्हारा कुछ इस तरह का, ये देखो 2 लेयर। ये बताओ ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है। ठीक है, यानी ये फर्स्ट लेयर और ये सेकंड लेयर, दोनों का अरेंजमेंट देखो। फर्स्ट लेयर का एपेक्स क्या है, फर्स्ट लेयर का एपेक्स जरा देख लो ऐसा है, और सेकंड लेयर का एपेक्स देखो ऐसा है। तो ध्यान से इसका एनसीईआरटी बुक में भी देखना है, ऐसा है। तो अलग अलग एपेक्स है ये अरेंजमेंट। अब तो ये देखो है ना, इस अरेंजमेंट में ये इसके ऊपर आ गया। ठीक, एकदम ये फिगर को हम थोड़ा अलग करके दिखाएं, सेपरेट करके। अब जरा ध्यान से देखना है, ये वाला बॉल यहां जो डिप्रेशन है उसमें जाके एडजस्ट होगा। ठीक है, ये इसमें, और ये दोनों तो आपस में से जुड़ गया है। ये अरेंजमेंट देख रहे हो जुड़ा हुआ है। अब क्या नीचे में भी डिप्रेशन है, नीचे में तो डिप्रेशन है, यानी एक अरेंजमेंट नीचे से भी आकर जुड़ सकता है और वो ऐसा ही रहेगा। देख लेते हैं, ये देखो एक बार फिर से बना रहे हैं। ये देखो, तो ये दोनों अरेंजमेंट जो यहां से लेकर आए थे, एक इसके ऊपर आएगा और एक अरेंजमेंट जो नीचे में डिप्रेशन उससे, और इसको पैक करेंगे। जब ये पैक होगा, क्लोज होगा, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, यानी अगर हम लोग किसमें इस बार बॉल को रखे हैं, इस बार बॉल के थर्ड लेयर को रखा गया है किसमें, सी में, है ना। सी में रखेंगे तो जो अरेंजमेंट तैयार होगा उसको हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलेंगे। ठीक है,
यानी ये हम लोग का सेकेंड अरेंजमेंट है। सेकेंड अरेंजमेंट में थर्ड लेयर लाई ऑन थर्ड लेयर लाई ऑन, है ना, थर्ड लेयर लाई ऑन मार्क सी। यानी जब थर्ड लेयर को हम लोग सी वाले मार्क पे रखेंगे तो जो अरेंजमेंट तैयार होगा उसको हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलेंगे। अब जरा देख लेते हैं, इस अरेंजमेंट में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, ठीक है। यानी एक एटम मैक्सिमम कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बताओ, ये एटम कितने एटम के साथ अभी जुड़ा हुआ है? 6, नीचे से 3, 9। और ऐसा ही अरेंजमेंट ऊपर से भी तो आ सकता है, पैकिंग है ना, बार बार रिपीट होगा, ठीक है, ऊपर से भी आ सकता है। यानी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। और इसका अरेंजमेंट का नाम क्या हो गया बताओ? ये अरेंजमेंट ए, ये और ये क्या एक ही अरेंजमेंट है? अलग है, बी। ये बताओ, ये दोनों अरेंजमेंट एक है? नहीं, इसमें एपेक्स जो है तुम्हारा, एक में एपेक्स अपवर्ड है तो एक में एपेक्स डाउनवर्ड होगा, सी, यानी ए बी सी। लेकिन ये और ये अरेंजमेंट क्या है? एक ही है। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे ए बी सी अरेंजमेंट या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका भी पैकिंग इफिशियंसी 72%। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब इसमें 72% फिल्ड रहता है एटम से, बाकी इम्प्टी रहता है, ठीक है।